नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जो हो गया आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान एचपीएससी में हुए गड़बड़जालों पर विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया। सीएम ने शायरी अंदाज में कहा कि मैं तो चिराग हूं, दुश्मनी मेरी अंधेरे से है, हवा तो यूं ही मेरे खिलाफ बहती है। जिसके बाद सीएम ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग में अभी तक कोई परीक्षा लीक नहीं हुई है। लीक होना, नकल होना और पेपर आउट होना 3 अलग अलग बातें हैं। वहीं सीएम ने कहा कि जो भी इस मामले से जुड़े बड़े मगरमच्छ हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। एचपीएससी से मिले दस्तावेजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आदरणीय बहन ने जो ये प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव में किरण चौधरी हमारी विधायिका ने बहुत से विषय उठाए हैं, बहुत से सीधे सीधे आरोप भी लगाए हैं। लेकिन इन सब आरोपों का मुझे बिल्कुल चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो चिराग हूं, दुश्मनी मेरी अंधेरों से है, हवा तो यूं ही मेरे खिलाफ रहती है। मित्रों, अभी 2 संस्थाओं के बारे में और ये बात की गई है, 2 संस्थाओं के बारे में ये बात की गई है जिसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है ये संविधान की अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। आयोग में ग्रुप ए और बी के पदों की भर्ती होती है। वर्तमान में आयोग के 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य नियुक्त हैं। आयोग के द्वारा भर्ती हेतु लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। आयोग के द्वारा आयोजित किसी भी लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में, यानी मैं आयोग की बात कर रहा हूं जी सिर्फ, उसमें लीक होने का कोई मामला नहीं आया है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिकायतों में ने कराया, हाईकोर्ट की देखरेख में हुआ, उस समय लीक हुआ था और ये पिछले कई सालों से विषय चल रहा है कि इस पेपर को हाईकोर्ट कराए या एचपीएससी कराए। इस विवाद में लगभग 6 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, हर बार हमें और जुडिशरी को कहना पड़ता है कि आप लोग पेपर कराइए। बीच मलिक साहब पहले जवाब दे लेने दो, फिर बाद में लीक हुई। सीएस का तो ये लेता है एचपीएससी। देखिए, लीक होना और नकल होना और आउट होना, इन सब चीजों में अंतर है। मैं बता रहा हूं, वही जवाब दे रहा हूं। एक होता लीक होना, एक होता आउट होना, एक होता है कॉपिंग होना, नकल होना, एक होता है सीटर बैठाना, एक होता है सॉल्वर ने पेपर सॉल्व करके उनको पहुंचाना। ये सब चीजें अलग अलग हैं। लीक होने का मतलब होता है कि पेपर भी शुरू भी नहीं हुआ और उससे पहले ही उसके सारे पेपर और लीक हो गए, उसके उत्तर भी लीक हो गए। ऐसा एचसीएस का नहीं हुआ। एचसीएस की 2021 के 155 पदों के लिए विज्ञापन 26/2/21 को जारी किया गया था। 1,48,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 12/9/21 को 13 जिलों के 535 परीक्षा केंद्रों पर 75,402 लोगों ने इसमें परीक्षा दी थी। ये प्रारंभिक परीक्षा थी। इसका परिणाम आ गया। 2041 उम्मीदवारों को इस परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसी प्रकार दूसरी परीक्षा थी दंत चिकित्सक की। 81 पदों के लिए विज्ञापन 25/2/21 को जारी किया गया था। 7,891 उम्मीदवारों के आवेदन किया। लिखित परीक्षा का आयोजन 26/9/21 को हुआ 29 परीक्षा केंद्रों पर।
4,914 उम्मीदवार शामिल हुए। 10/11/21 को परिणाम हुआ। घोषित 220 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। हरियाणा सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2021 जो अभी हमने पिछले सत्र में बनाया, उसमें एक कंप्लेंट लिखी गई शिकायत पर, और शिकायत करने वाला एक नरेंद्र हिसार जिले का, उसने शिकायत की आरोप लगाया कि नवीन निवासी भिवानी हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों का चयन करवाने के लिए उसने पैसों की मांग की है। यह शिकायत की गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एक परिचित सोमवीर नाम के व्यक्ति का नाम दिया। उससे नवीन का संपर्क हुआ और नवीन ने प्रति उम्मीदवार 35 से 40 लाख रुपए राशि की मांग की थी, ये कहते हुए कि उम्मीदवार को किसी सांसद, विधायक या एचपीएससी के सदस्य से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये प्रिकॉशन उनकी बातचीत में आ रही है। सोमवीर ने अपने 2 उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेने के लिए तैयार किया। परीक्षा बाद नवीन ने सूचित किया कि उनमें से एक दलबीर जो है वो परीक्षा पास कर गया है, अन्य ने कई प्रश्न हल किए, इसलिए ओएमआर शीट में हेरफेर नहीं किया जा सका। चयन सूची में दलबीर का नाम आने के बाद नवीन ने पैसे देने की मांग की। सोमवीर ने नवीन के साथ 20 लाख रुपए की बातचीत की, लेकिन बातचीत को रिकॉर्ड किया। नरेंद्र ने राज्य चौकसी ब्यूरो से संपर्क किया और विजिलेंस द्वारा जाल बिछाकर नवीन पुत्र प्रदीप ग्राम कोट भिवानी को शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़ लिया। नवीन कुमार ने अनुसंधान के दौरान उसके कबूलनामे और प्राप्त अन्य सबूतों के आधार पर विजिलेंस के कर्मचारियों द्वारा अश्विनी शर्मा पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम जमालपुर जिला झज्जर को गिरफ्तार किया और उसके घर से 1,07,97,000 रुपए की राशि जब्त की। अश्विनी शर्मा ने की गई विभिन्न पूछताछ में पता चला कि पैसों का भुगतान अनिल नागर एचसीएस उप सचिव हरियाणा लोक सेवा आयोग को किया जाना था। अश्विनी ने नागर से बात की, जिसने अपने एचपीएससी कार्यालय में पैसे पहुंचाने के लिए कहा। यह बातचीत रिकॉर्ड की गई और 18/11/21 को राज्य चौकसी ब्यूरो ने नागर को, जब अश्विनी से अपने कार्यालय में पैसे ले रहा था, तब उसको गिरफ्तार किया। नागर के आवास से 12 लाख रुपए की नगद तलाशी में जब्त किया गया। पूछताछ करने पर कबूल किया कि बाकी के पैसे अपने साथी आशीष गर्ग के पास रखे हुए हैं। उसके साथी ने 2,10,00,000 रुपए वहां से बरामद कराए। इस प्रकार अनुसंधान में अब तक कुल 3,50,00,000 रुपए नगद जब्त किए जा चुके हैं। इसके बाद नागर के कब्जे से एचसीएस परीक्षा के रोल नंबरों की एक हस्तलिखित सूची बरामद की गई, जो सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर सहित थी। नागर ने कहा कि संदेह को टालने के लिए उन्होंने स्कैनिंग की शुद्धता को स्थापित करने के बहाने ओएमआर शीटों की रैंडम चेक करने के लिए कहा था। यह सुनिश्चित किया था कि सूची में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हों जिनके नंबरों में बदलाव किया गया था। तीनों आरोपियों से पूछताछ से पता चला कि इसमें 32 उम्मीदवार शामिल थे। ये कन्फेशन है उनकी। एचसीएस 15 उम्मीदवार, जिनमें से 5 पास हुए। डेंटल सर्जन 17 उम्मीदवार, जिनमें से 13 पास हुए। नागर ने सहमत उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं मंगाई थी और उत्तरों में बदलाव किया था, तब शीटों को पुनः स्कैन किया था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला अश्विनी, जिसने पारू डेटा सॉल्यूस प्राइवेट लिमिटेड को काम पर रखा था, अश्विनी ने आगे नवीन से संपर्क किया, जिसने उम्मीदवारों से संपर्क किया। इन 3 मुख्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका पुष्टि मनी ट्रेल से होती है। उनके कब्जे से वह अपने द्वारा किसी अन्य के पास रखी हुई कुल 3.5 करोड़ की राशि जो बरामद हुई है। अनुसंधान से भी यह भी पता चला कि जो 2 परीक्षाएं उक्त मुकदमा अनुसंधान का विषय है, इनका कार्य अश्विनी शर्मा द्वारा संचालित कंपनी मैसेज पारू डेटा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था, न कि उस कंपनी द्वारा जिसके ऊपर ये बात चलाई जा रही है कि जसवीर सिंह द्वारा संचालित कंपनी मैसेज सेफ.ई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा। क्योंकि ये जो सेफ कंपनी है, इसको हटा दिया गया था और हटाने के बाद इससे कोई काम नहीं लिया गया, जिसके बारे में चर्चा पीछे इसमें लिखा गया है। ये दूसरी कंपनी है, वो अलग कंपनी थी। विजिलेंस द्वारा 22/11/21 को एचपीएससी अधिकारियों की उपस्थिति में एचपीएससी कार्यालय पंचकुला में आरोपी अनिल नागर एचसीएस के कार्यालय सहित सभी उपयुक्त स्थानों पर तलाशी ली
एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा और डेंटल सर्जन परीक्षा के संदिग्ध उम्मीदवारों को मूल ओएमआर शीटों में को कब्जे में लिया। एचपीएससी अधिकारियों द्वारा विजिलेंस टीम को सीसीटीवी फुटेज का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर व अन्य डिजिटल मीडिया भी उपलब्ध करवाए, जिन्होंने विजिलेंस द्वारा मांगे गए अन्य सभी रिकॉर्ड भी उपलब्ध करवाए हैं। सभी तीनों आरोपियों को 23/11/21 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शायराना अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। सुनिए। यहां पर हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाहों की, हर कोई रखता है खबर गैरों के गुनाहों की। अजीब फितरत है, कोई आईना अपने आप देखता नहीं। छा जाती है चुप्पी अगर गुनाह अपने हो, बात दूजे की हो तो शोर बहुत होता है। वहीं सदन में सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि जून 2021 में उप सचिव का पद रेगुलाइज किया गया, हालांकि पद पहले से ही है। वहीं सीएम ने पूर्व की सरकारों के कार्यकाल से तुलना करते हुए कहा कि 2005 से 2014 तक 7 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 10 साल में हुए 16 लोग पकड़े गए हैं। वहीं 2014 में अब तक 57 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 432 आरोपी पकड़े गए हैं। इन सभी पर केस चल रहा है। जो एडजर्न मोशन के प्रश्न पूछे गए थे वो तो मैंने उत्तर दे दिए थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस चर्चा में बातें इधर उधर घूम रही हैं। जो घूम रही हैं तो उसका जवाब देना भी मेरा काम बनता है। मैं उन विषयों में कुछ विषय तो उसके अंदर ही है जो अभी बाद में हमारे सांसद अभय सिंह जी ने विषय उठाए थे, कुछ तो उन बातों को मैं कह रहा हूं। जैसे उन्होंने पूछा कि उप सचिव पद ये कब स्वीकृत हुआ। स्वीकृत का मैंने बता दिया था कि ये 21/2/2014 को स्वीकृत हुआ, लेकिन ये रेगुलराइज नहीं था। ये रेगुलराइज हमने आके किया है ये मान करके कि हाँ, अगर उप सचिव का पद उस समय सृजित किया गया है तो उसकी आवश्यकता इसीलिए रही होगी कि कभी सचिव की बजाय उप सचिव को भी काम देना पड़ सकता है, इसलिए ये पद जो है ये रेगुलराइज होना चाहिए। हमने इसको जून 2021 में रेगुलराइज कर दिया है। इसीलिए इसी प्रकार जो दूसरा विषय था कि जो दोनों कंपनियां हैं, जो मेरे पास आ गया है कि दोनों कंपनी मैसेज पारू डाटा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका संचालक अश्विनी शर्मा है, जिसको हमने पकड़ के अंदर कर दिया है और वो अभी भी जेल में है। और जो मैसेज सेफ.ई सॉल्यूशंस कंपनी है, जिसका मालिक जसवीर बल्हारा है, वो अलग व्यक्ति है। ये दोनों फर्में अलग अलग हैं, कोई सिस्टर कंसर्न का इनका संबंध नहीं है। नहीं है तो उसको तो हटा दिया, 2019 में हटा दिया। जहां तक अगर मैं इस कार्यकाल की और 2005 से 14 की तुलना करता हूं, और इसमें थोड़ा सुनने की आवश्यकता, थोड़ा मादा चाहिए। 2000 हाँ बाद में बोलना 2005 से 14 कुल मिला के जो आज आंकड़े बताते हैं कि कुल 7 मुकदमे और 10 साल में, और इस नकल के अथवा छोटे बड़े एक दो लोग 16 लोग कुल मिला के आरोपित हुए 7 मुकदमों में। और बाद में उसी काल में कुछ बाद में धीरे धीरे कुछ जमानत पर हैं, कुछ छूट गए हैं, यानी कोई उसमें गंभीरता दिखाई नहीं गई। जबकि अभी 2014 से अब तक कुल 57 मुकदमे ये हो चुके हैं और इन 57 मुकदमों में 432 आरोपी, जिसमें 133 परीक्षार्थी, 115 साजिशकर्ता, 93 दलाल, 37 अधिकारी कर्मचारी, 37 सॉल्वर और 17 सीटर, इतने लोगों को आरोपित किया है हमने। और इनके ऊपर सबके ऊपर केस चल रहे हैं। अकेले जो कांस्टेबल की भर्ती थी उसमें 7 एफआईआर हुई है और 60 लोगों को पकड़ के अंदर किया गया, एक की भी जमानत नहीं हुई है। यानी इतना बड़ा व्याप, ये अपने को ध्यान में आएगा कि हमने किस प्रकार से। और एक विषय आया कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2020 एंटी कॉपिंग बिल जो हमने पास किया, जितने भी अब उस पास होने के बाद जितने लोगों को पकड़ा है, जो एफआईआर हुई है, इसी एक एक्ट में हुई है। मैं एक बात तो जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा कि कभी भी एक्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसलिए प्रोस्पेक्टिव है तो उसके बाद जो पकड़े गए हैं उन्हीं के ऊपर सेक्शन होगा। आखिरी 2021 अभी इसी वर्ष पास हुआ है, शायद पिछले ही सत्र में पास हुआ है, तो इसके बाद ही आखिर जो लोग इसके अंतर्गत आएंगे वही आएंगे और उनकी सजा उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगी, उससे पहले तो सजा नहीं दे सकते।
ना हम उनको कोई आरोप करने वाले हमें पता लग जाए कि ये आरोपित हैं और इसलिए पहले ही सजा दे दो। तो इसलिए आपने कहा कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा तो अब होगा। और अब उसका एक जो भय है, डर है, वो निश्चित रूप से इसमें इसका बैठेगा, ऐसा मैं मानता हूं। वहीं सीएम ने कहा कि जब दोषी पकड़ा जाता है तो ट्रेल की तरह आगे बढ़ता जाता है और कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी को भी शक के आधार पर हम पकड़कर अंदर कर दें। भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसको तोड़ने का काम हमने किया है। दोषी पकड़ा गया है, जब दोषी पकड़ा जाता है तो उसमें से इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ा जाता है। ट्रेल की दर है, जिधर तक ट्रेल जाएगी उसको किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम शक के आधार पर किसी को भी पकड़े और अंदर कर दें। शक के आधार पर नहीं किया जा सकता। हां, कोई जांच का सबूत, कोई ट्रेल को मिलना चाहिए। और इसमें जहां तक जा रहे हैं, जब इतने सारे लोग पकड़ लिए मैंने बताया कि इसी कांस्टेबल भर्ती में 60 लोग पकड़े हैं। आखिर किसी भी भर्ती में 60 लोग, और मैं तो समझता हूं कि इतना बड़ा एक स्कैंडल था, इस स्कैंडल को तोड़ने का काम हमने किया है। और भी कहीं कोई विषय आएगा, इसको निश्चित रूप से बाहर करेंगे। वहीं सीएम ने पुरानी भर्ती का किस्सा बताते हुए कहा कि जब 2013 में एससीएस की भर्ती हुई थी, इसमें सीएम ऑफिस से जुड़े लोग, मंत्रियों से जुड़े लोग शामिल थे। मैं उन पुरानी भर्तियों का किस्सा आपको बता देता हूं। पुरानी भर्तियों का किस्सा आपको बता देता हूं। जब 2013 के अंदर एचसीएस की भर्ती हुई थी, उस समय और कुल 40 के लगभग एचसीएस या 30 के लगभग, एकदम संख्या मेरे पास नहीं लिखी, लेकिन 17 लोगों की ऐसी लिस्ट है ये, जिसमें या तो सीएम ऑफिस से जुड़े हुए लोग, मंत्रियों से जुड़े हुए लोग, एमएलए से जुड़े हुए लोग, एचपीएससी के पूर्व और वर्तमान जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, ऑफिसर्स के साथ जुड़े हुए, अलग अलग संख्या। नाम बताना ठीक नहीं, इसलिए नाम मेरे से अलग कोई लेना चाहे तो मैं दे दूंगा, लेकिन भरे इसमें एक सब, क्योंकि आज भी इनमें से लोग तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन आज ये बताइए कि इस समय की भर्ती में ऐसा कितना परसेंट है? ये तो कम से कम 60% है। कितना परसेंट ऐसा है? आखिर ये ऐसा ही नहीं होता कि भी कोई भी योग्य नहीं होगा, कोई अफसर का या किसी नेता का रिश्तेदार योग्य नहीं होगा, ये थोड़ी है, योग्य भी हो सकता है। लेकिन क्या उस समय की परसेंटेज इतनी ज्यादा थी कि 60% यही आएंगे और 40% दूसरे जाएंगे? आज अगर आए होंगे तो 2-5% आज भी किसी का रिश्तेदार आया ही होगा। अब हमारा आईएएस। वहीं हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 4 विधेयक पारित हुए हैं, जो इस तरीके से हैं। हरियाणा तालाब और अवजल प्रबंधन प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र में अनियमित विकास संशोधन, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला शहर के मिशन अस्पताल में 20 बेडों के आधुनिक आईसीयू का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में मिशन अस्पताल के डायरेक्टर सुनील सादिक ने अनिल विज का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विज ने अस्पताल में बनाए गए चैपल का भी धार्मिक बैल बजाकर शुभारंभ किया। इस दौरान अनिल विज ने अपने फंड से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं इस मौके पर विज ने कहा कि अगर मिशन अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है तो मैं उसकी भी परमिशन देता हूं। भी कैथ लैब का यहां पर उद्घाटन किया गया। और 20 बेड के आईसीयू का भी, जिसकी सारे क्षेत्र को बहुत जरूरत है, वो बनाया गया और उसका उद्घाटन किया गया। मैं भी अपने फंड से 20 लाख रुपया देना चाहता हूं कि आप इसको और बढ़िया बनाएं। और मैंने तो एक दिन आपकी दिल्ली से सारी मैनेजमेंट आई हुई थी। मैंने कहा आपके पास इतनी जमीन है
आप यहां पर मेडिकल कॉलेज बनाइए, मैं आपको मंजूरी ला दूंगा, मैं आपको मंजूरी ला के दूंगा और मैं अभी देता हूं मंजूरी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से एफडीए पोर्टल लॉन्चिंग के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईएएस अधिकारी राजीव अरोड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान अनिल विज का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अनिल विज ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित करके की है। इस मौके पर विज ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंस पोर्टल का भी उद्घाटन किया और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों को संबोधित करते हुए विज ने कहा कि आज जितने भी देशों ने तरक्की की है उन सब ने उद्योग को बढ़ावा दिया है और देश को उद्योग को आगे लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों से न सिर्फ देश बढ़ता है बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। हरियाणा सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस दिन से वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनका इस ओर विशेष ध्यान है कि हरियाणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। उन्होंने विदेशों में जाकर भी लोगों से अपील की है कि आप हरियाणा में आए और यहां पर अपनी इंडस्ट्री लगाएं और हम आपको सुविधाएं देंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्य समिति की बैठक में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से कहा कि बीजेपी की रीति और नीति से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, वहीं देश और प्रदेश के लोग जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में योग्यता के आधार पर मेरिट पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। हरियाणा के राज्यपाल फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑक्नोलॉजी में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कैंसर के इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं देश में 90 और प्रदेश के झज्जर जिले में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आधुनिक तकनीक पर आधारित कैंसर मेडिकल अस्पताल बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत भी लोगों को बहुत से चिकित्सा सुविधाएं लगातार दी जा रही है। हरियाणा सरकार भी चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। राज्यपाल के रूप में अलग है, लेकिन एक सिटीजन के नाते से मैं कहूँगा डॉक्टर जो है कोविड पीरियड में काफ़ी अच्छा काम किए। कोविड पीरियड में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल फोर्स, कोविड पीरियड में आप लोगों ने जो योगदान दिया समाज कभी नहीं भूलेगा। आपका जीवन को खतरे में लगाकर आप लोगों ने सेवा किया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल फोर्सेस इन कोविड पीरियड दे आर मोर देन गॉड। मोर देन गॉड। और कैंसर ऐसी एक डिसीज है, अगर किसी को मालूम हो गया वे कैंसर आ गया, आधा मर जाता वे कैसा। लेकिन आज मुझे खुशी है हमारा जो रिसर्च इतने आगे बढ़ गया है कि भयानक कैंसर को भी हम रोककर अच्छा करने का जो है टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, बड़े बड़े अच्छे इक्विपमेंट आ गए। और मैं चाहूँगा और ज़्यादा रिसर्च होना चाहिए और नए टेक्नोलॉजी आना चाहिए। जितना नया टेक्नोलॉजी आएगा, जितना रिसर्च होगा, उतना कैंसर के कोई जो है भयानक स्थिति नहीं रहेगी।
हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला तहसील में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय ग्रामोदय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला उपायुक्त महेंद्र पाल ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मेले में महिलाओं की संख्या भी काफी तादाद में दिखाई थी, जो अपने छोटे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस मेले में जानकारी लेने के लिए पहुंची हुई थी। इस मौके पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त महेंद्र पाल ने कहा कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, उनको किसी तरह से 1,80,000 रुपए तक पहुंचाया जाएगा। इसी के मद्देनजर इस मेले का आयोजन किया गया है और आने वाले समय में भी अलग अलग क्षेत्रों में आयोजन किया जाएगा। देखिए, ये जो मेले का प्रारूप है ये इस तरह से है कि हमने जो है वेरीफाई की थी कि किस परिवार की इनकम कितनी है। तो उसके तहत हमारे पास कुछ परिवार ऐसे आए जिनकी सालाना इनकम जो है वो 1 लाख रुपए से भी कम है। तो फिर सरकार का इसके पीछे मंतव्य था कि जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से भी कम है या 1,80,000 रुपए से सालाना कम है, उनके परिवार की इनकम किस तरह से 1,80,000 रुपए से ज़्यादा की जाए। तो उसी कड़ी में पहले फेज में वो परिवार लिए गए हैं जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है। हमने उन परिवारों को आज मेले में बुलाया है। हम उन परिवारों के पास क्या साधन हो सकते हैं, जैसे तो फिलहाल जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।